संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देव भाग्यम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिवह समानमस्तु ओ मनो यथा वह सुसहासति। ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहां किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल इस के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज की रचना। आज का विषय है आज़ादी की लड़ाई सच्ची कहानी, द फ्रीडम स्ट्रगल रियल स्टोरी। इसकी अगली श्रृंखला में कांग्रेस के 3 आंदोलन। हम लोगों को बताया गया है कि कांग्रेस ने अपने आंदोलनों के जरिए अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पे मजबूर किया। अब उनके ये 3 प्रसिद्ध आंदोलन कौन कौन से थे? असहयोग आंदोलन, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता है, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। हम लोग इन आंदोलनों की गहन चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन आंदोलनों के लक्ष्य क्या थे और इन आंदोलनों के जरिए क्या अंग्रेज़ों को भारत से जाने को मजबूर होना पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के सुल्तान जर्मनी और इटली के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। तुर्की के सुल्तान केवल तुर्की के ही सुल्तान नहीं थे, वो कई देशों के मुसलमान उनको अपना धार्मिक गुरु खलीफा भी मानते थे। तो यहाँ के भी मुसलमान जो भारत के थे उनको अपना धार्मिक गुरु खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जिस पक्ष से लड़ रहा था उस पक्ष की हार हुई। तो यहाँ के मुसलमानों का एक ये डिमांड था कि जो तुर्की के सुल्तान हैं उनकी इज्जत बरकरार रखी जाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। लेकिन ब्रिटिश और अन्य विजित पक्षों ने यह बात नहीं मानी और तुर्की के सुल्तान को अपदस्थ कर दिया और उनके साम्राज्य को कई भागों में विभक्त कर दिया, बाल्कनाइजेशन हो गया उनका। भारतीय मुसलमानों में इससे काफ़ी असंतोष था और वो एक आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। एक धार्मिक आंदोलन था अपने खलीफा के लिए, इसीलिए खिलाफत का आंदोलन भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने मुसलमानों को राष्ट्रीय धारा में जोड़ने का एक अवसर उन्होंने इसको पाया और उसके साथ उन्होंने एक अपना आंदोलन कांग्रेस का भी जोड़ दिया, जिसको कई लोग बाद में गलत भी कहते हैं कि अपीजमेंट उसी समय से शुरू हुआ। अब इसका दूसरा पक्ष क्या था कि भारतीयों को, भारत के लोगों को यह विश्वास था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध में हम लोगों ने तन मन धन से अंग्रेज़ों का साथ दिया, तो युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव के जरिए शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाएंगे। लेकिन जो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा जाता है, तो उनके प्रावधानों से लोगों को काफ़ी निराशा हुई। उसमें स्टेट में शासन में डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कुछ जो प्रमुख सब्जेक्ट थे उसको रिजर्व रखा गया गवर्नर के लिए और बाकी को ट्रांसफ़र किया गया कि ये शासन भारतीय मंत्रियों के द्वारा होगा। इसके बाद एक और चीज़ जो उस समय के अंग्रेजी हुकूमत ने की, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान रिवोल्यूशनरी को काबू में रखने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का प्रावधान किया गया था। लेकिन बाद में रॉवल्ट एक्ट के जरिए अंग्रेजी सरकार ने इस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के समाप्ति के बाद भी इस नियम को आगे के लिए लागू कर दे। रॉवल्ट एक्ट के अंतर्गत क्या था, किसी भी
व्यक्ति को अनिश्चित काल तक जेल में बिना कारण बताए रखा जा सकता है, प्रेस पर पाबंदी लगाई जा सकती, इस तरह के सख्त प्रावधान उसमें थे। इसी बीच क्या हुआ कि बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में निहत्थे लोग जो है वो एक जुलूस लेते हुए गए और वो एक सभा कर रहे थे। तो जनरल डायर ने बिना किसी प्रोवोकेशन के गोलियां चलाई और सैकड़ों लोगों की हत्या हो गई। तो लोगों में काफ़ी असंतोष हुआ। गांधी जी ने भी इस चीज़ों को जो है विरोध किया। तो जनता के दबाव में अंग्रेजी हुकूमत ने एक कमीशन, जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है, हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई जो इसका जो है वो जांच करेगी। तो उसने जांच किया और उसने पाया कि जो जनरल डायर ने निर्णय लिया, गोली चलाया, वो ठीक थी और उसे निर्दोष साबित कर दिया। इससे असंतोष और बढ़ गया और गांधी जी ने कहा कि आज तक हम कोऑपरेट कर रहे थे, तो अब हम अंग्रेजी सरकार से असहयोग करेंगे। इन्हीं सब कारणों से गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आंदोलन करने का निश्चय किया। इसी बीच आम जन के दबाव में कांग्रेस ने एक और लक्ष्य रखा, स्वराज का। लेकिन गांधी जी का यह स्वराज जो उनके अनुसार था, ये स्वराज ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में डोमेनियन स्टेटस का था, पूर्ण स्वराज ये नहीं था। अब असहयोग आंदोलन के जो प्रोग्राम निश्चित किए गए कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, वो क्या थे? बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। ये पहले भी जो है हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो 1905 में बंगाल के विभाजन के समय में ये किया गया था। बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स और यूज़ ऑफ स्वदेशी, ग्रेजुअल बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स बाय लायर्स एंड लिटिगेंट्स, सरेंडर ऑफ टाइटल, जो सर आदि राय बहादुर की टाइटल्स थे उसको सरेंडर करना, रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स ऑक्युपाइंग नॉमिनेटेड सीट्स इन लोकल बॉडीज़। उस समय लोकल बॉडीज़ में नॉमिनेशन भी होता था, तो ये धीरे धीरे वो रिज़ाइन करेंगे। बाइकॉट ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट एडेड स्कूल, और एक इम्पॉर्टेंट क्या था? रिफ्यूज़ल बाय सोल्जर्स, क्लर्क्स एंड वर्किंग पीपल टू सर्व इन मेसोपोटामिया। ये खिलाफत का जो है एक डिमांड रखा गया। अब गांधी जी ने फर्दर क्या बात कही कि 1 वर्ष के अंदर इस आंदोलन को अगर हम चलाएंगे तो स्वराज हमें मिल जाएगा। ये उनका एक लक्ष्य था। इस रेजोल्यूशन को दिसंबर 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया। लेकिन मूवमेंट जो चल रहा था वो पीसफुल पूरा नहीं था। इस आंदोलन से प्रेरित होकर कई वकीलों ने, जो अपना ल्यूक्रेटिव वकालत कर रहे थे, उन्होंने वकालत का त्याग किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो एक गरीब परिवार से आते थे और वकालत उनकी काफ़ी चल रही थी, जिसमें वो लाखों करोड़ों कमा सकते थे, तो उनका त्याग नोटिसेबल है। CR दास आदि इन लोगों ने वकालत पेशा छोड़ दिया और कांग्रेस के लिए काम करना शुरू किया। एक और क्या फ़ायदा हुआ इससे कि इसी बीच कई नेशनल स्कूल्स, कॉलेज की स्थापना हुई। गुजरात, बिहार, काशी विद्यापीठ, नेशनल कॉलेज कलकत्ता में, इस तरह कई जो है विद्यालय खुले। लोग अंग्रेज़ों के विद्यालय को छोड़कर इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आए। दिसंबर 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया गया और गांधी जी को आगे कार्रवाई सुनिश्चित करने पूरी तरह अधिकृत किया गया कि अब वो इस आंदोलन को जिस दिशा में जैसे चाहें ले जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को यूपी के चौरी चौरा एक छोटे से जगह पे एक मॉब ने थाने को जला दिया, जिसमें कई सिपाहियों की मौत हो गई। गांधी जी के अनुसार अब ये आंदोलन हिंसा के रास्ते पर भटक गई थी, इसलिए उन्होंने तत्काल इस आंदोलन को वापस ले लिया। पूरा देश और कांग्रेस के और जो बड़े बड़े नेता थे स्तब्ध रह गए। CR दास, पंडित नेहरू, ये सब। पंडित नेहरू जवाहरलाल नेहरू के फादर जो थे, मोतीलाल नेहरू, उस समय पंडित नेहरू कहीं थे भी नहीं। ये स्तब्ध, पूरा देश स्तब्ध रह गया। गांधी जी को अरेस्ट किया गया।
जो आम जन थे और गांधी जी के अलावे जो और भी कांग्रेस के लीडर्स थे, उनका ये आकलन था कि ये अगर 6 महीने 4 महीने और चला होता तो सरकार झुक जाती और बहुत सारे डिमांड्स को मान लेना पड़ता उनको। गांधी जी के इस कदम से कांग्रेस और गांधी जी के प्रेस्टीज पर बहुत बुरा असर पड़ा। गांधी जी की गिरफ्तारी हुई और उन्हें 6 साल की सज़ा सुनाई गई। अगले 3, 4, 5 साल में कोई भी आंदोलन नहीं हुआ और देश एक निराशा के गर्त में चला गया। ये थी पहली आंदोलन की कहानी और जिसका लक्ष्य हमने बताया और क्या उन्होंने इसको पाया। अब हम दूसरे आंदोलन की बात करते हैं, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंग्रेजी हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत ही एक प्रावधान रखा था ताकि 10 साल के बाद एक कमेटी फिर से ये एग्जामिन करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या बदलाव किया जाए यहाँ के लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए। तो नवंबर 1927 को ही 8 साल के बाद ही हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत फ्यूचर रिफॉर्म के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया। इसके कन्वेनर थे साइमन, इसीलिए इसका नाम था साइमन कमीशन। लेकिन भारत में सारे पार्टियों ने, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, जितनी भी पार्टियां थी, सब ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय की नियुक्ति नहीं हुई थी और इसको बायकॉट करने का निर्णय लिया गया। अब इस बायकॉट के जवाब में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने कहा कि भाई भारतीय तो एक सर्वसम्मति से कोई एक आप प्रपोजल क्या बना सकते हो, किसी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आप कर ही नहीं सकते, तो आप सदस्य होके क्या करोगे। तो इसको एक एज ए चैलेंज लेते हुए कांग्रेस ने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाकर पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, अध्यक्षता में एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का निश्चय किया। इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पंडित नेहरू ने बहुत अच्छा बनाया। यह अगस्त 1928 में फाइनलाइज किया गया और दिसंबर 28 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे अप्रूव किया गया। इस ड्राफ्ट अधिवेशन में जो लक्ष्य रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन का, वो था डोमिनियन स्टेटस। लेकिन सुभाष बोस के नेतृत्व में जो नवयुवक लीडर्स थे वो पूर्ण स्वराज चाहते थे। तो एक गांधी जी ने दोनों में एक जो है सामंजस्य स्थापित किया और कहा कि अगर साल भर के अंदर अंग्रेजी हुकूमत डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट नहीं करती है तो हम इसे पूर्ण स्वराज में बदल दें। तो अंग्रेजी सरकार ने इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया। अतः लाहौर कांग्रेस 1929 में सुभाष बोस और अन्य नवयुवक लीडर्स के दबाव के कारण कांग्रेस को पूर्ण स्वराज्य का मांग मानना पड़ा। उन्होंने लक्ष्य वही रखा और सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन का निश्चय किया गया। तो ये जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का निर्णय के आधार पर गांधी जी ने वाइसराय पर 11 डिमांड रखे। उन डिमांडों को आप देखें। रिडक्शन इन आर्मी एंड सिविल सर्वेंट एक्सपेंडिचर बाय 50%, मद्य निषेध, पूर्ण मद्य निषेध, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय 50%, एबोलिशन ऑफ सेल्स टैक्स, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो ये प्रमुख डिमांड्स थे। ये डिमांड्स अभी भी कई लोग रखते हैं और आंदोलनरत होते हैं आज हमारे देश में, लेकिन गवर्नमेंट ने किसी भी डिमांड को नहीं माना। तब गांधी जी ने इसमें एक सॉल्ट टैक्स को उठाया और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से ही जाना जाता। उन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से डांडी का यात्रा मार्च के 26 दिनों में की। इस तरह सिविल डिसओबीडियंस की शुरुआत हुई और यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। गांधी जी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी हुई।
इसी बीच साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। तो साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश कर दी उसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाया गया, तो सारे लोगों को उसमें इनविटेशन दिया गया। कांग्रेस चूँकि सारे नेता जेल में थे तो कांग्रेस को इसमें नहीं बुलाया गया। तो ये जो हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सारे लोग गए थे, लेकिन उसमें कोई भी डिसीजन इसलिए नहीं ले पाया गया कि कांग्रेस की अनुपस्थिति में कोई भी पूरा डिसीजन नहीं हो पा रहा था। तो ये निश्चय किया गया कि कांग्रेस को अगले सेकेंड राउंड ऑफ जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तभी कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आ सकता है। तो यहाँ जो कांग्रेस के नेताओं को जेल से रिहा किया गया, और जिसको गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, और तब कांग्रेस ने ये सिविल डिसोबीडियंस जो कर रहे थे उसको वापस लिया, निलंबित किया, और सेकेंड राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें गांधी जी को नॉमिनेट किया जाने को। तो गांधी जी वहाँ गए। अब ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में दिसंबर 31 को हुआ। इसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने हिस्सा लिया था। भारत की स्वतंत्रता पर इसमें कोई विचार नहीं किया गया, और कॉमनवेल्थ अवार्ड पे कोई सहमति नहीं बनी आपस में भारतीयों की। तो ये हुआ कि अगर आप नहीं सहमति बना के कोई प्रपोज़ल देंगे तो जो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के थे वो जो है वो एक प्रपोज़ल जो है अपना देके उसको इशू कर देंगे। लेकिन चूंकि उस पर कांग्रेस के सारे डिमांड्स को नहीं माना गया था, तो गांधी जी के भारत लौटने पर 29 दिसंबर 31 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से करने को, रिज्यूम करने को निर्णय लिया। अब इरविन बदल चुके थे। अब जो इरविन के बाद आए थे वो बड़े सख्त प्रकृति के थे, और उन्हें वहाँ के प्रधानमंत्री का निर्देश था कि अब कांग्रेस से सख्ती से निपटा जाए। कांग्रेस पे बैन लगाया गया और काफ़ी नेताओं की गिरफ्तारी की गई। करीब 1 लाख लोग जेल गए। 6 महीने होते होते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कमज़ोर पड़ता गया। 6 महीने से ज़्यादा ये नहीं चल पाया। 14 जुलाई 1933 को गांधी जी ने मास सत्याग्रह को बंद कर दिया और केवल इंडिविजुअल कोर्ट अरेस्ट होने का निर्देश दिया। यह भी वायलेंस थोड़ा बहुत जो भी बढ़ा, 7 अप्रैल 1934 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने वापस ले लिया। ये थी 2 आंदोलनों की कहानी। पहला था खिलाफत मूवमेंट और दूसरा था सिविल डिसोबीडियंस। इनका लक्ष्य एक तो पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति का था नहीं, लेकिन जो भी लक्ष्य था वो भी प्राप्त नहीं हो पाया, और एब्रप्टली इसे गांधी जी ने बीच में ही समाप्त कर दिया। तो ये अब अगली श्रृंखला में और अगली चर्चा में हम भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वो आंदोलन किस तरह शुरू हुआ था, वो कांग्रेस का आंदोलन था या नहीं था, और उसने अपने लक्ष्य को पूरा किया या नहीं।